चलिए हम लोग देखते हैं यहां पे डार्क रिएक्शन। हम लोग देख लेते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन के अंदर आपको पढ़ना है C3 साइकिल, C4 साइकिल और एक कैम पाथवे भी है, वो भी बता दूंगा कैसे काम करता है। हालांकि बहुत डिटेल कैम पाथवे का नहीं दिया है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो कैम पाथवे पे बहुत भारी क्वेश्चन नहीं ही आएगा नीट के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी में जो चीज़ रहते हैं उनसे आते हैं नीट में क्वेश्चन। तो C3 साइकिल को हम नाम देते हैं केल्विन साइकिल। ठीक है, केल्विन साइकिल इसीलिए क्योंकि भैया जो साइंटिस्ट था, ठीक ना, उसका नाम क्या था? मेल्विन केल्विन। ठीक है, मेल्विन, इसके नाम पे रख दिया गया कौन सा साइकिल? केल्विन साइकिल। ठीक है, और C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? बताइए, C3 साइकिल क्यों बोलेंगे? कोई भी बताइए। अरे पहला स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन बनता है। हाँ, तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ 3 कार्बन, क्योंकि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन का बनता है। ठीक ना, कैसे देखते हैं। तो डार्क रिएक्शन चलता कहां है? स्ट्रोमा में। किसकी मदद से? ATP एंड NADPH की मदद से, ATP और NADPH की मदद से। ठीक है, चलिए, NADPH है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, एनर्जी कंपाउंड है, जैसा ये है ना एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ऐसा ही एनर्जी कंपाउंड है। समझते हैं डार्क रिएक्शन, बहुत सिंपल सा स्टेप है। एनसीईआरटी में जो स्टेप है वही याद करना है, उसके बाहर कोई दुनिया में कभी कुछ नहीं पूछेगा नीट के अंदर, नीट के लिए। ठीक ना, आगे के एग्जाम्स के लिए अगर पढ़ना है तो डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे उसको बाद में। चलिए, अभी हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। तो स्ट्रोमा में पहले से मौजूद है राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। एक सबस्ट्रेट है कितने कार्बन का? ये है 5 कार्बन का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, 5 कार्बन का ये सबस्ट्रेट पहले से मौजूद है। ये 5 कार्बन का जो सबस्ट्रेट है ये एटमॉस्फेयर से क्या क्या लेता है प्लांट? CO2, H2O, वाटर। CO2 स्टोमेटा के थ्रू एंटर कर गया कहां? मेसोफिल सेल्स में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये जो अपना स्ट्रोमा है उसके पास। तो CO2 जब आया तो 5 कार्बन यहां पहले से ये सबस्ट्रेट मौजूद है। ठीक है, 1 कार्बन मिल गया एटमॉस्फेयर से। यहां कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। यहां 1 कार्बन यहां से मिल गया। 5 कार्बन और 1 कार्बन मिलकर कितने कार्बन का प्रोडक्ट बनाएगा? 6 कार्बन का। लेकिन यहां 6 कार्बन का प्रोडक्ट ना बन के 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बन जाते हैं। कोई दिक्कत? प्रोडक्ट का नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलिए चाहे फॉस्फोग्लिसरेट बोलिए, बात बराबर है। नाम लिख देता हूं यहां पे, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का बना, इसी वजह से इनको नाम देते हैं कार्बन 3 या C3 साइकिल। ठीक है, चलिए, यहां पे प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एंजाइम है वो है दुनिया का मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, इसका नाम है रुबिस्को। ठीक है, पूरा नाम क्या है? पूरा नाम ये राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, साथ में लगा देना है कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। कभी कार्बोक्सिलेज वाली एक्टिविटी जनरेट हो जाएगी इसमें, कभी ऑक्सीजन वाली एक्टिविटी जनरेट हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की वाली एक्टिविटी जनरेट अगर हो गई तो एटमॉस्फेयर में अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया ऑक्सीजन का, तो ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे उसको। ये एंजाइम हो गया रुबिस्को। अब यहां पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 बन गए मॉलिक्यूल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
ठीक है, अब ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आगे चलकर कन्वर्ट होंगे किसमें? ट्रायोज फॉस्फेट। फिर से 3 कार्बन का एक प्रोडक्ट है, नाम याद नहीं करना है, ट्रायोज फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड वगैरह होते हैं यहाँ पे, इनको नाम याद नहीं करना है, जैसे एनसीईआरटी में डायग्राम है वही डायग्राम याद करना है आपको। चलिए यहां समझ लेते हैं हम। तो यहां पे क्या होता है, इस चीज को कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। तो एटीपी और NADPH ये यूज हो जाता है यहाँ, ठीक ना। अभी हमने देखा था डार्क रिएक्शन में क्या यूज होता है, एटीपी और NADPH, यही यूज हो रहा है। तो एटीपी और NADPH कन्वर्ट हो जाता है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाता है, और NADPH NADP प्लस H प्लस में टूट जाता है। ठीक है, साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं यहां? ठीक है, दूसरे में भी यही होगा, ATP गया, इसके साथ ये भी चला गया, NADPH भी चला गया। ठीक है, ये भी बदल गया ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और NADP प्लस H प्लस, इसमें टूट गया। तो ATP और NADPH यहां खर्च हो रहा है, इसको थोड़ा अलग कलर से बना देता हूं। ये ATP और NADPH यहां खर्च हो रहा है, और यही ATP और NADPH यहां खर्च हो रहा है। नजर आ रहा है कि नहीं? और यही हमने पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन के दौरान जो बन रहा है ATP और NADPH नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान, ठीक है, वो क्या हो जाता है, डार्क रिएक्शन में यूज हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, ट्रायोज फॉस्फेट तो बन गया। ट्रायोज फॉस्फेट कितने कार्बन का है भैया? ये भी 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का, कोई कार्बन कहीं लॉस नहीं हुआ है बीच में। ठीक है, अब क्या होता है, यहां से एक कार्बन आ जाता है बाहर। कितने कार्बन आ जाता है बाहर? एक कार्बन। ठीक है, ये 3 कार्बन का है, एक कार्बन यहां से बाहर आ गया, कितने कार्बन बचे? 5 कार्बन। ये 5 कार्बन जो है ये दोबारा से बना लेता है क्या, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, और इसको बनाने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। कौन सी एनर्जी चाहिए? एटीपी चाहिए। एटीपी किस में टूट जाएगा? डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाएगा, यानी एक एटीपी यहां भी गया भैया। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो इसके दौरान हम ये देखते हैं कि एक कार्बन तो मिला, इस कार्बन से क्या बनने वाला है, तो इस कार्बन से बनने वाला है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनने वाला। तो एक कार्बन है तो भैया एक कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट बना, इन्हें स्टार्च बना। ठीक है, लेकिन प्लांट का जो फूड है वो फूड क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का कंपाउंड है। तो यहां तो हर बार एक ही कार्बन मिल रहा है, यानी अगर हम इसको 6 कार्बन का कंपाउंड बनाना चाहेंगे, ठीक है, एक साइकिल में हमको 1 कार्बन मिल रहा है, तो 6 साइकिल में 6 कार्बन मिलेगा, तब जाके ये वाला जो फॉर्मूला है वो सही हो पाएगा, CH2O होल N। ठीक है, एक साइकिल चला तो भैया 1 कार्बन, 6 साइकिल चलेगा तो 6 कार्बन। ठीक है, कितने साइकिल चलने होंगे एक ग्लूकोज बनने के लिए? 6 साइकिल्स, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 केल्विन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड। क्या समझ में आ गया? कितने केल्विन साइकिल चाहिए? 6 केल्विन साइकिल चाहिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार करने के लिए, और प्लांट का फूड यही है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज कितने साइकिल में बनेगा? 6 साइकिल में। क्यों? क्योंकि एक साइकिल में कितने कार्बन निकलता है? 1। और कंपाउंड कितने कार्बन का बनाना है? 6 कार्बन का। तो 6 बार चक्का घूमेगा तो 6 बार कार्बन निकलेगा, और 6 बार कार्बन का एक कंपाउंड बनेगा C6H12O6 ग्लूकोज। समझ में आ गया कि नहीं?
ठीक है, एक साइकिल के दौरान कितने एटीपी और एनएडीपीएच खर्च हो रहा है? 3 ATP 2 NADPH 3 एटीपी और 2 NADPH। 3 एटीपी कहाँ कहाँ? एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, 3 एटीपी हो गया। और 2 NADPH कहाँ कहाँ भैया? तो एक यहाँ और एक यहाँ। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो एटीपी और NADPH निकले कितने साइकिल में? एक साइकिल में। तो अगर कोई पूछे कि भैया एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, तो 18 ATP इसको क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई, हाँ, 6 से मल्टीप्लाई कर दें। कितना हो गया? 18 ATP 12 NADPH 18 एटीपी और 12 NADPH। इतना किसके लिए चाहिए? फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सही कि गलत? सही। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। पक्का वादा? यस सर। झूठ मत बोलना, नहीं सर। ठीक है? जी सर। चलिए, तो ये हो गया हमारा C3 साइकिल, या फिर जिसको बोलते हैं केल्विन साइकिल, ठीक है। C4 भी देखना है? हाँ सर, C4 भी देखते हैं। चलिए, इसको मैं